हेलो। वेलकम। गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आपका मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, वाइस लाइफ एडवाइस। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, इंडिया वर्सेस चाइना। तो बहुत से लोगों ने सुनते ही ये सोचा होगा, हाँ आज तो कुछ बॉर्डर की बातें होंगी। जी नहीं, बॉर्डर की बातें नहीं। आज हम बात करेंगे इंडियन वर्सेस चाइना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आने वाले टाइम में इंडिया चाइना की जगह ले सकता है? क्या हम इंडस्ट्री में और इकोनॉमी में एक सुपर पावर बन सकते हैं? और इसका शॉर्ट सा आंसर है दोस्तों, जी हाँ, बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी चाइना चाइना में करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है भी, अभी वहाँ पे फोर्स्ड फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स हो जाते हैं, जिसके कारण बिजनेस बहुत डाउन है, रियल स्टेट बहुत डाउन है, बैंकिंग सेक्टर भी डाउन है और उनकी जीडीपी ग्रोथ भी काफ़ी कम हो गई है। तो अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है चाइना में वो नेगेटिविटी का है। उनके बहुत से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, जिनका आपने भी नाम सुना होगा, जैक मा, जो अली एक्सप्रेस के ओनर्स हैं, उनको भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के चाइनीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है चाइना का। पर फिर भी चाइना में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज भी आ रहा है, एफडीआई आज भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास या दुनिया के पास हम कहें चाइना का विकल्प नहीं है आज की डेट में। तो क्या भारत, इंडिया हमारा विकल्प बन सकता है? बिल्कुल दोस्तों, बन सकता है। डिस्कशन करते हैं। 1990 की बात करें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे जो इंडियन एवरेज जीडीपी पर कैपिटा थी, या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं जो एवरेज इंडियन की इनकम थी वो एक एवरेज चाइनीज इंडिविजुअल से ज़्यादा थी। है ना हैरानी की बात? हमारी जो एवरेज इनकम 1990 में थी वो $367 थी, जबकि चाइना की सिर्फ $317 थी। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अब उस पर हम थोड़ा सोचते हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, जिसमें दोनों की इकोनॉमीज खुली। बाहर से कंपनीज को न्योता दिया गया भी वो आके अपना सेटअप करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उस टाइम पे चाइना के पास बहुत बड़ी एडवांटेज थी, वो लो लेबर कॉस्ट, उनके पास एम्पल लैंड अवेलेबल था, और उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई भी, बहुत सी कंपनियां वहाँ पे आके अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उन्होंने लगाई। तो उसके कारण इंडिया इंडिया के कंपैरेटिवली चाइना की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और अगर हम आज की बात करें 2022 की, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो जीडीपी पर कैपिटा है चाइना की, वो 5 गुना है जीडीपी पर कैपिटा हिंदुस्तानी से। तो ये एक बड़ा आप एस्टोनिशिंग फैक्ट माने भी। 1990 पिछले 32 साल में चाइना की पर कैपिटा 5 गुना हो चुकी है इंडियन पर कैपिटा से। चाइना की पर कैपिटा है अप्रोक्सीमेटली $12,500, और जबकि इंडियंस की जो पर कैपिटा है वो $2227 है अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो हुई पुरानी बात। आज की डेट में इंडिया के पास क्या एडवांटेज है? तो पिछले 2-2.5 साल में जब से कोविड हुआ है, उसकी सिचुएशन से बहुत फ़र्क पड़ा है। इंडिया के पास एक एडिड एडवांटेज हो गया है, क्योंकि कोविड के बाद सभी चाइना से दूर भागना चाहते हैं, कोई और विकल्प ढूंढ रहे हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो बहुत सी कंपनीज हैं जो चाइना से रीलोकेट होके इंडिया में आई, जैसे एप्पल है, फॉक्सकॉन है। पर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है टोटल, उनका उसका कुछ परसेंटेज ही वो एप्पल में बनाने लगे हैं। अब हम बात करते हैं अभी इंडिया के पास क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला है अभी इंडिया एक अल्टरनेटिव हो सकता है चाइना के लिए। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है अभी इंडिया की जो वर्केबल एज है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन में वर्केबल एज है वो हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। दूसरा कारण है दोस्तों, यहाँ पे लो लेबर कॉस्ट है, जो आई थिंक चाइना के आसपास ही है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तीसरा यहाँ पे जो एडवांटेज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत ही अच्छी स्टेबल सरकार चल रही है पिछले कुछ सालों से। तो कोई भी इन्वेस्टर जो किसी और कंट्री में या कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है भी सरकार कितनी स्टेबल है वहाँ पे, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, विच इज़ फार बेटर देन चाइना एज ऑफ नाउ। चौथा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लैंड अवेलेबिलिटी का हो, चाहे हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज हो। वो पिछले कुछ सालों में
वर्ल्ड क्लास बन गए हैं और कमिंग ईयर्स में बहुत ही तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है हाईवेज में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश होना है किसी कंट्री में। अब हम पांचवा देखेंगे तो पांचवा है गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स। तो गवर्नमेंट्स ने कई तरह के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किए हैं पिछले कुछ सालों में, जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने पे कोई भी कंपनी अवेल कर सकती है। ऑल्दो इसमें अभी इतना ट्रैक्शन नहीं है, इसमें कुछ पॉलिसी गैप्स हैं, कुछ इसमें कमियां हैं, जो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही इसे सॉल्व कर पाएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे भी इंडिया को क्या तैयारी करनी चाहिए या इंडिया को कैसे रेडी होना पड़ेगा चाइना को बीट करने के लिए। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो सारी इकोनॉमीज बुरी तरह गिर गई, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा सभी इकोनॉमीज पे। हमारी इकोनॉमी पे भी अच्छा ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, जिससे हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई। पर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के जो डिसीजंस थे, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया 2018 में, जीएसटी लेके आना, तो इससे बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हुआ जो कैश पे खासकर काम करते थे, और जो और नए प्रोसीजर्स और नए तरीके को अपनाने में उनको काफ़ी टाइम लगा। तो ये दो कारण थे जिनके कारण हमारी जो 2008 के बाद जो ग्रोथ आनी चाहिए थी वो रेगुलर उस तरीके से नहीं आ पा रही। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, तो इसमें बहुत से बिजनेस हैं जो कोविड के बाद इंडिया में आने की बजाय रीलोकेट करके वियतनाम में, कंबोडिया में और बांग्लादेश में। इसके बावजूद एफडीआई जो चाइना में आ रही है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, और इंडिया में कंपैरेटिवली उतनी ग्रोथ नहीं है, बल्कि पिछले एक साल से तो कम ही हो रही है। तो क्या करना चाहिए इंडिया को ताकि वो अपनी ग्रोथ तेज करे और चाइना को बीट कर पाए। तो वो कौन सी 8 चीज़ें हैं जो इंडिया को करनी चाहिए ताकि वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करे और अल्टीमेटली चाइना को बीट करके हम सुपर पावर बन पाए। तो सबसे पहले इसमें आएगा एफडीआई। एफडीआई जो चाइना में इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर, उतनी हमारे इंडिया में इंक्रीज नहीं हो रही है। तो वी हैव टू सी, हमें देखना पड़ेगा ये इसका कारण क्या है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत से बिजनेस आफ्टर कोविड चाइना में से निकल कर रीलोकेट हो गए, कंबोडिया में, वियतनाम में, बांग्लादेश में, बहुत से कम इंडिया में आए। तो उसका क्या कारण रहा, इसको स्टडी करके वी हैव टू रेक्टिफाई दिस। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पे फोकस करना चाहिए, समझना चाहिए भी वो क्यों एक्सपैंड नहीं कर रही। आज की करंट सिनेरियो में कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है इंडिया में। नो इंडस्ट्रियलिस्ट इज विलिंग टू इन्वेस्ट मनी और एक्सपैंड करने को तैयार नहीं है। उसका क्या कारण है? क्या उसमें कोई इंडस्ट्री पॉलिसी है, या उसको किसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, या क्या भी जो भी कारण है उसको हमें इंडस्ट्री की जो गैप्स हैं पॉलिसी के उनको प्लग इन करना पड़ेगा ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट अपनी करें। इसमें एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट जो इंक्रीज हुई है वो $160 बिलियन से इंक्रीज हुई है, पर उसमें जो हिस्सा 80% हिस्सा है वो खाली 7 कंपनियां अदानी एंटरप्राइजेस की है, अदानी की हैं। तो सिलेक्ट फ्यू तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जो बाकी स्मॉलर और मार्जिनल छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए ताकि वो आगे ग्रोथ कर सकें। अब चौथा कारण हम देखते हैं देयर लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन गैप्स इन लॉट ऑफ स्कीम्स। अभी हमने बात की PLI की, जिसमें इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट। क्या कारण है उसके बाद भी इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं आ रही? उसका एक कारण ये भी हो सकता है, अभी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए कई तरह का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कुछ उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो इंपोर्ट ड्यूटी है आज की डेट में वो बहुत हाई है। तो वो सिलेक्ट कुछ रॉ मटेरियल जिस पे ड्यूटी ज़्यादा है उसको कम करना पड़ेगा, तभी कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की सेंस बनेगी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। अब ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं जो 5वां नंबर है। इवन आफ्टर
so much of things which happened in past, गलवान में हुआ, तमाम में अभी चल रहा है। तो उसके बाद भी जो इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड है वो पिछले 2 ढाई 3 साल में बढ़ रहा है घटने की बजाय। हम बात तो करते हैं बी इंडियन बाय इंडियन की करते हैं, बट असल में हम चाइनीज़ प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, चाहे हमें अपना प्रोडक्ट थोड़ा महंगा ही क्यों ना मिले, पर अगर हम उसको यूज़ करेंगे तभी हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और अल्टीमेटली हम एक सुपर पावर बन पाएंगे। 6वां पॉइंट है गवर्नमेंट का ऑन बजट डेफिसिट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपये है, उसके एक्सपेंस 110 है, तो 10% अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड डेफिसिट है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसको उनको मॉनिटर करके कंट्रोल करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। 7वां पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में दोस्तों बिकॉज ऑफ कोविड भी आप कह सकते हैं सभी नेशंस की जीडीपी डाउन गई। हमारी जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ 3 साल की मिला के आई वो 7.6% थी। अगर हम इसको ईयरली बेसिस पे देखें तो केवल 2.5% आता है। तो 2.5% जीडीपी ग्रोथ से हम सुपर पावर कभी नहीं बन पाएंगे। हमें एटलीस्ट डबल डिजिट को एम करना चाहिए। 10-11% शुड बी द वे टू गो इन कमिंग फ्यूचर, सो दैट हम अच्छे से ग्रोथ करें और चाइना को टक्कर दे पाएँ। 8वां और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट फैक्टर ये है HNI माइग्रेशन, हाई नेथ इंडिविजुअल्स की माइग्रेशन इंडिया से। ये एक फिनोमिना है जो पिछले 8-10 साल में बहुत ही रैम्पेंट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर इंडिया में। अगर आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है रशिया में, फिर यूक्रेन में, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे वॉर क्राइसिस है। उसके बाद अगर टॉप 10 में इंडिया का भी नाम आता है, जिसमें टॉप हाई नेट इंडिविजुअल जिनके पास अच्छा पैसा है वो इंडिया छोड़ के कहीं बाहर सेटल हो रहे हैं, वहाँ पे अपना काम धंधा इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं रादर देन इंडिया। तो इसको हमें देखना चाहिए, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट शुड इंट्रोस्पेक्ट, इसको वो देखें भी क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे अपने जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इंडिया छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है इसमें। उनको यहाँ पे ही रखें और उनको प्रोत्साहित करें, उनको इंसेंटिवाइज करें ताकि वो इंडस्ट्रीज लगाएं और उससे जॉब जनरेशन हो और फाइनली हम सुपर पावर की तरफ बढ़ पाएँ। तो दोस्तों ये सारा एक छोटा सा वीडियो था, मेरे कुछ ये ख्याल थे, मेरी कुछ सोच थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक। थैंक यू।